दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ नशा यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। मैं अभिलाष अवस्थी आज दो तीन छोटी छोटी खबरों और उनके विश्लेषण के साथ आपसे रूबरू। मित्रों, जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान में इस समय पहली खबर ही यही है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। एक खबर क्या चलती थी पहले, और हम सब लोग भी ऐसा बोलते थे कि नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मतलब इन तीन प्रांतों में हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर से विरोध की आवाज उठेगी। ये आम बात थी। बहुत सारे देश के वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा था कि ये तीन प्रांत हारने के बाद भाजपा के अंदर टूट फूट होगी। तो तीन प्रांत तो हारी नहीं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी में टूट फूट साफ दिखाई पड़ रही है। बड़ी अजीब बात है, अगर तीनों प्रांत हार जाते मोदी जी तो विद्रोह हो जाता, लेकिन जीतने के बाद भी तीनों प्रांतों में कम से कम दो प्रांत, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विद्रोह की हवा एकदम तेज है। वसुंधरा राजे तो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही राजस्थान में। शायद नरेंद्र मोदी से राजनीतिक कद में और सीनियरिटी में वो ज्यादा हैं। शिवराज सिंह भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि वो लालकृष्ण अडवाणी के बड़े दुलारे थे, लाडले थे। ये सब तो हमें मालूम है, आंखों देखी बातें हैं। और उनको मध्य प्रदेश दिया गया था एक मतलब मुख्यमंत्री के रूप में। अब आज इन दोनों को हो क्या गया? वसुंधरा राजे तो विजय राजे सिंधिया की पुत्री हैं भाई। विजय राजे सिंधिया वो हैं जो जनसंघ में बलराज माधव या अटल, बाद में भारतीय ये जनसंघ में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी और वो तमाम इन सब लोगों को की वो मदद किया करती। जनसंघ पार्टी को स्टेब्लिश करने में, स्थापित करने में राजमाता विजय राजे सिंधिया की मतलब पूरी एक पूरा सहयोग रहा। और उनकी पुत्री वसुंधरा राजे, अब वसुंधरा राजे आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वे हैं मतलब माननीय नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ खड़ी हुई हैं, दिख रही है ना। अभी अंजना ओम कश्यप और सुधीर तिहाड़ जेल वाला, वो सब क्या बोलते हैं उससे हमें मतलब नहीं। हमें तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है कि 5 दिन हो गए सरकार नहीं बना रहे। वो नरेंद्र मोदी जो एक बार संदेश भेजते थे, फतवा वो करते थे कि भाई ये गुजरात में फला है, विजय रूपानी, इनको हटा दो। दूसरा आ गया वहां पर उत्तराखंड में धामी को भेज दो, धामी पहुंच। यहाँ पर खट्टर को भेज दो, खट्टर पहुंच। मतलब नरेंद्र मोदी का फतवा चलता है भारतीय जनता पार्टी में। हम लोग खामखा सोच रहे थे कि हारने के बाद विद्रोह शुरू होगा, लेकिन मुझे तो जीतने के बाद विद्रोह दिख रहा। 60 विधायक ये भी भाजपा के हैं, जो सूचना आ रही है, बहुत सी अपुष्ट सूचनाएं हैं, हो सकता है इनमें कुछ अफवाह भी हो, लेकिन 60 विधायक वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं वो गायब हैं। वो कहाँ गए? वो है तो भाजपा के, यानी भाजपा में अंदर से विद्रोह हो रहा है ना मोदी के खिलाफ। वसुंधरा राजे खिलाफ है, 5 दिन से बैठी हैं। वो कह रहे हैं मुझे बनाइए, आप मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। और उनके 60 के 65 जो विधायक हैं वो भी कह रहे हैं वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाओ, और नरेंद्र मोदी बना नहीं रहे। इसको क्या कहते हैं? जीतने के बाद भी विद्रोह, इसी को बोलते हैं। और नरेंद्र मोदी सुना है आरएसएस के ऑफिस भी गए थे कि वसुंधरा को समझाओ। अब वसुंधरा राजे वो रानी हैं, उन्होंने बहुत सारी सत्ताएं देखी हैं। उनके खानदान में, अगर वो जब राजनीति में नहीं थे तो उनके बाप दादों ने की रियासत है सिंधिया घराना, तो उन्होंने तो राजशाही देखी है। अब वो नरेंद्र मोदी से हार मान जाएं, और उन्हें एक चीज और भी है, हार भी मान जाए, मान लो उनको ये बोले कि आइए आप केंद्र में मंत्री बन जाइए, महिला बाल विकास मंत्री हो जाइए, मेनका जी
की जगह हो जाइए, उनकी जगह ये मंत्रालय ले लीजिए। मगर वसुंधरा राजे और उनके 60 समर्थक जो भारतीय जनता पार्टी के विद्रोही विधायक हैं, उन सबको भी पता है और हमें भी पता है, आप हमारी बातें सुन रहे हैं, आपको भी पता है कि जैसे ही अप्रैल मई में चुनाव खत्म होगा और नरेंद्र मोदी चुनाव जीतेंगे, वैसे ही वसुंधरा राजे का पत्ता साफ हो जाएगा। तो केंद्र में मंत्री तो वो बनने से नहीं, उनको केवल केवल जो है एक ही पद चाहिए, वो राजस्थान का मुख्यमंत्री पद। अच्छा, राजस्थान का मुख्यमंत्री पद जो है इनको नरेंद्र मोदी उन्हें दे भी सकते हैं, मगर वसुंधरा को मालूम है कि 24 के चुनाव के बाद ये मुझे दूध की मक्खी की तरह फेंक देंगे, वसुंधरा राजे को पता है। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी को भी पता है, अगर वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बन गई तो ये जो 25 लोकसभा की सीटें हैं ना, इनमें जो है मेरा खेल खत्म हो जाए, क्योंकि वो 60 विधायक हैं, वो उन्हीं में से आते हैं। वहीं लोकसभा जो है 25 लोकसभा सीटें हैं, उन्हीं में से चुन चुन के आते हैं। अगर 60 विधायक, अगर 6 विधायक, 5-6 विधायक एक लोकसभा सीट के मान लो आप, तो 11-12 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ खेमा खोल दिया। और क्या होता विरोध भाई, जीतने के बाद विरोध, वाह वाह वाह। और वसुंधरा के राजे के नेतृत्व में तो मुझे ये लग रहा है कि वसुंधरा का विरोध, मतलब गुड़ का हसिया होता है, कहावत है लोग, तो गुड़ का हसिया ना तो आप लील सकते हो और ना ही आप उगल सकते हो कि उसमें गुड़ लगा है। तो ये सारी चीजें सामने हैं। देखिए 2-3 दिन में क्या है, जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बंट जाएगी। तो ये हो गया ना, तीनों जगह पर जीतने के मतलब क्या हो गया। और हमारे पास परिणाम भी हैं कि 4,80,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं और 4,90,000 वोट कांग्रेस को मिले हैं। ये इन 4 प्रांतों में हुआ है। तो आशा है ये बात अब नहीं रहेगी कि नरेंद्र मोदी का अब विरोध शुरू हो गया है। और यही कमोवेश वहां पर मध्य प्रदेश में क्या है, देखिए वसुंधरा तो क्या है, थोड़ा हार्ड पर्सनालिटी, हार्ड बार्गेनर भी है। शिवराज सिंह चौहान थोड़ा मैनिपुलेटर है, वो युवा राजनीति की उन्होंने की है। हालांकि उन्हें बड़ा तेज होना चाहिए युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, लेकिन अब चूंकि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तुरंत बाद उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया और लगातार तब से वो 18-20 साल से काबिज हैं, तो वो सॉफ्ट हो गए, मैनिपुलेटर हो गए। वो तो कभी मोदी को भगवान भी बोल देते हैं। अब जब मोदी ने उनको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लिस्ट में सारे भगवान धरे रह गए मोदी, तब वो मोदी को भगवान नहीं बोलते थे। और यही बात है वसुंधरा को भी उन्होंने टिकट लास्ट में दी, शिवराज को भी लास्ट में दी। तो ये सारे लोग जो शिवराज तो बोलते हैं मुझे आप जहां भेज दोगे मैं वहां चला जाऊँ, लेकिन अभी कल से उनका एक वक्तव्य है, हम लोग लोकगीतों के आदमी हैं, गांव गांव के, एक गाना है, शायद फिल्म में भी आया, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोला रख दो कहारों। अब ये गीत वसुंधरा पर और शिवराज पर फिट होता है, क्योंकि परसों से ये दोनों चिल्ला रहे हैं कि हमें दिल्ली नहीं जाना, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोला रख दो कहारों। यानी इनको रहना है, वसुंधरा को राजस्थान में और शिवराज को मध्य प्रदेश में। जब इनको वहां रहना है तो 2 मुख्यमंत्री क्या वहां एमएलए बन के रहेंगे, 2 मुख्यमंत्री क्या वहां पर सिर्फ मंत्री बन के रहेंगे, तो इम्पॉसिबल। तो ये गुड़ का हंसिया फंस चुका है, जाहिर सी बात है इसमें। और एक चीज मुझे याद आ रही है कि जैसे ही शिवराज से पूरा संपूर्ण परिणाम चुनाव आयोग की वेबसाइट में आ गया, उस समय कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान के घर गए थे बधाई देने। अब वो बधाई देने गए थे या ये कहने गए थे कि अगर आपको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाए तो हम कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको लेके आपके साथ आएंगे।
और ऐसी ही ये तो खुलेआम हो गया है। अशोक गहलोत ने तो खुलेआम बोला है कि वसुंधरा अपने विधायकों को लेके आए, हम उन्हें मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हैं। तो जो काम नरेंद्र मोदी तोड़ फोड़ करते रहे हैं, अब वो उन पर भारी पड़ रही है। तो ये कहना कि मोदी हैट्रिक लगाएंगे, मोदी महान है, मोदी की गारंटी, ये सारे शब्द फिजूल हैं। 2024 में इंडिया अलायंस का एक मजबूत खेमा आ रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा और बात करके मैं दूसरी खबर पे आता हूँ। अभी गडकरी तैयार हो गए। देखिए, सत्यपाल मलिक, सुब्रमण्यम स्वामी, वरुण गांधी, उमा भारती, ये तो चुनाव के पहले ही नरेंद्र मोदी के मुखर विरोधी रहे। तो चुनाव जीतो या हारो, ये मुखर विरोधी रहेंगे। गडकरी मुखर विरोधी रहने वाले हैं। योगी और उनके जो ठाकुर विधायक हैं वो भी मुखर विरोधी हैं। पंकजा मुंडे और प्रीतम मुंडे, इनका भी विरोध सामने आ चुका है। रमन सिंह वो सोफिस्टिकेटेड आदमी है, थोड़ा सोबर है, वो उनका विरोध भी धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन हो सकता है वो अपने पुत्र के मंत्री बनने पर बहुत सी चीजें, इनका येदियुरप्पा के बेटे को अध्यक्ष बनाया तो कर्नाटक में भाजपा के लोग विरोध करना शुरू कर दिए हैं। जे दुष्यंत चौटाला जेजेपी के, वो भी विरोध करना शुरू। बच्चू कडू जो यहाँ के हैं, महाराष्ट्र की खबर पर आ रहे हैं आपको। इसके पहले वेस्ट बंगाल में 18 सांसद। चलिए अब मैं उसी खबर पे आई जा। वेस्ट बंगाल में 18 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। महुआ मोइत्रा इस समय पश्चिम बंगाल की स्टार पॉलिटिशियन, ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी हैं। ममता बनर्जी का तेवर युवक कांग्रेस के समय से आज तक पूरे देश के पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ जानते हैं कि वो बड़ी तेवर वाली हैं ममता बनर्जी। उसी तरह महुआ मोइत्रा और तेवर वाली मिली, और अडानी का विरोध उन्होंने शुरू किया। अडानी का विरोध करने वाले संजय सिंह तो जेल चले गए। राहुल गांधी की सदस्यता छिन गई थी, लेकिन वो वापस हो गई। अब उन्होंने कल जो महुआ मोइत्रा की सदस्यता छीन ली, बिल्कुल छीन ली। इसके दो परिणाम सामने आ रहे हैं। मैं आपको बोलूं, मुझे भी थोड़ा पश्चिम बंगाल से मुझे जो खबरें मिली हैं उसमें ये तय हो रहा है कि वैसे तो पूरे इंडिया में इंडिया अलायंस की स्टार कैंपेनर के रूप में महुआ मोइत्रा पूरे देश में घूमेंगी। लेकिन महुआ मोइत्रा का जो 3 बड़े टारगेट है, मैं फिर आपको बता देता। महुआ मोइत्रा को 3 बड़े असाइनमेंट दिए गए हैं या उन्होंने लिए हैं। महुआ मोइत्रा के 3 बड़े टारगेट हैं, और उसमें सबसे बड़ा टारगेट है निशिकांत दुबे की सीट गोड्डा, झारखंड। निशिकांत दुबे ने उनको, महुआ मोइत्रा को वैशाली की नगर वधु बोला था। वैशाली की नगर वधु से बहुत महिलाएं नाराज हैं कि एक इंटेलेक्चुअल लेडी को, अर्थशास्त्र की ज्ञाता को, जो वर्ल्ड बैंक की, मतलब विश्व की कई बैंकों में, मल्टीनेशनल बैंक्स की सीईओ रही हैं, उनको इस ढंग से वैशाली की नगर वधु बोला। नगर वधु का मतलब क्या होता है ये हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो वो निशिकांत दुबे गोड्डा में, अब उनकी सीट खतरे में पड़ गई। हालांकि वो 3 बार के सांसद हैं, लेकिन अब उनकी सीट, वहां स्पेशल से महुआ मोइत्रा और इंडिया अलायंस जाकर उनके खिलाफ प्रचार करे। दूसरा कोटा है राजस्थान। राजस्थान में वैसे भी अगर वसुंधरा राजे कांग्रेस के मदद से मुख्यमंत्री बनती हैं तो वैसे भी 25 सीटें खतरे में हैं। लेकिन ओम बिरला जो सभापति हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने जबरदस्ती, उन्होंने किया था ये। अभी वहां से गुजरात का निर्णय तीनों कोर्ट का आया, लोअर कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट से, और आपने फटाक से उनकी राहुल गांधी की सदस्यता निष्कासित कर दी। ये तो अध्यक्ष के हाथ में होता, आपने फट से निष्कासित कर दिया, और बेचारे उनका राहुल गांधी का घर भी छीनवा लिया। वाह वाह वाह, क्या क्या न्याय है आपका। वो फिर मैं याद दिला,
रमेश भिदोड़ी भड़ुआ और कठुआ बोलता है, उसके विषय में चुप हो आप। संसद के अंदर बोलता है। सूपनखा की हंसी, ये रेणुका चौधरी को नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर बोला। ये सारी चीजें आप उसमें कुछ नहीं बोलते हैं। महुआ मोइत्रा आपको इसलिए खलती हैं क्योंकि जो नरेंद्र मोदी के फाइनेंसर हैं अडानी, उनके खिलाफ बोलती हैं, या इस देश के पक्ष में बोलती हैं, उनके घोटालों के खिलाफ बोलती हैं। तो महुआ मोइत्रा, मैं आपको याद दिलाता चल रहा हूं कि महुआ मोइत्रा जिस प्रदेश से आती हैं वहां 42 सीटें हैं। सबसे ज्यादा 80 उत्तर प्रदेश, दूसरा 48 है महाराष्ट्र में, और तीसरा नंबर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। अब जो महुआ मोइत्रा को जो स्पेशल फोकस दिया गया है, असाइनमेंट दिया है, हमारी सूचनाओं के अनुसार टीएमसी द्वारा या ममता बनर्जी द्वारा, कि ये जो 18 सीटें, वैसे भी 18 सीटें जो भाजपा ने 2019 में जीती थी, अब वो जीतना मुश्किल है। अब उसमें महुआ मोइत्रा एक स्टार कंपेनर के रूप में जाएंगी और नरेंद्र मोदी और अडानी के खिलाफ एक कंपेन छोड़ेंगी। और मुझे अच्छी तरीके से मैं अपेक्षा करता हूं कि पश्चिम बंगाल का वही मतदाता है, ये महिलाएं हैं पश्चिम बंगाल की, जो काली और दुर्गा का रूप धारण करती हैं। जब नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर व्यंग्य किया था, दीदी हो दीदी, उस समय भाजपा थोड़े उठान पर थी विधानसभा के चुनावों में पश्चिम बंगाल में, लेकिन जैसे उन्होंने ममता बनर्जी को चिढ़ाया दीदी ओ दीदी, वैसे ही पश्चिम बंगाल की महिलाएं सब निकल पड़ी थी सड़कों पर। पुरुषों से ज्यादा महिलाएं निकल पड़ी थी अपनी दीदी को बचाने के लिए, ममता बनर्जी को बचाने के लिए। और उस चुनाव में मात खाई नरेंद्र मोदी ने बुरी तरीके से। विशेषज्ञों और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला ये दीदी और दीदी कह के ममता बनर्जी का अपमान नहीं किया गया, पश्चिम बंगाल की महिलाओं का अपमान हुआ, इसलिए वह महिलाएं सड़क पर आ गई। मेरी सूचना है कि महुआ मोइत्रा के अपमान पर पूरे पश्चिम बंगाल की महिलाएं अब भारतीय जनता पार्टी से बदला लेने को व्याकुल हैं। तो इन 18 सीटों पर जो 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 इन्होंने जीती हैं पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने, अब उन 18 सीटों पे महुआ मोइत्रा गजब करेंगी। और क्या करेंगी वो तो परिणाम बताएगा। लेकिन मैं अंत में ये बोलना चाहता हूं कि निशिकांत दुबे की गोड्डा सीट झारखंड के आसपास की सीटों को प्रभावित करेंगी, 2-4 सीटों को। ओम बिरला के आसपास ही राजस्थान की कोटा सीट के आसपास प्रचारित करेंगी। तो अगर 5, 5, 10 और 18, 28 सीटों पर अकेले महुआ मोइत्रा भारतीय जनता पार्टी को हराने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगी। और शायद ओम बिरला और निशिकांत दुबे अब वापस संसद में नहीं आए। ये महुआ मोइत्रा का एक करामात रहेगी। महुआ मोइत्रा का व्यक्तित्व, महुआ मोइत्रा को जिस ढंग से सताया गया है एक सांसद को, वो देश की जनता बदला लेगी। और वैशाली की नगर वधु कहने वाले निशिकांत दुबे की पत्नी, वो कौन गौतम है, उनके ऊपर भी अभी भ्रष्टाचार का आरोप सामने आया है। अभी वो भी अगले किसी एपिसोड में वो हम लोग डिटेल में देने वाले हैं। ओम बिरला ने जो बड़ी अच्छे से फट से मोदी जी के इशारे पे निर्णय ले लेते हैं, उनको सूचना है कि आप जो ये निर्णय ले रहे हैं, ये आपको कोटा में लोकसभा का चुनाव आप लड़ेंगे तो भारी पड़ेगा। कांग्रेस और दूसरे तमाम लोगों ने या टीएमसी ने कभी ये नहीं बताया कि आप लोकसभा के अध्यक्ष थे और ऐसे में आपकी बेटी आईएएस में सेलेक्ट हो गई। अरे कुछ नहीं, विरोधी लोग आवाज तो उठा सकते थे कि आप लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो आपने जो इंटरव्यू करने वाली कमेटी को आपने मैनिपुलेट किया होगा, प्रभावित किया होगा। हम ये इल्जाम नहीं लगाते हैं, हम ये कहना भी नहीं चाहते। हम आपकी बेटी को सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई वो लड़की, वो बच्ची हमारी भी बच्ची है, वो आईएएस बनी है और वो ऐसी बच्चियों को आगे आना चाहिए। लेकिन सोचिए, आपके ऊपर इल्जाम लगाए जा सकते थे, मगर वो
वो महुआ मोइत्रा ने नहीं लगाए, विरोधियों ने नहीं लगाए, और आपके पास आती है चिट्ठी, वो एथिक्स कमेटी की, एथिक्स कमेटी में कौन कौन है? वो सोनकर है, वो अध्यक्ष है। अभी उसकी उसकी उसके विषय में जिसको खुद नहीं मालूम एथिक्स क्या होता है, उसका भी इतिहास बताने का ज्यादा समय नहीं है। लेकिन फिलहाल महुआ मोइत्रा 28 सीटों पर 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 2024 में परास्त करने के लिए घर से निकल चुकी हैं और वो उसमें आगे आने वाली है। मैं एक एक आपको एक दूसरी खबर की ओर ले सॉरी मैं एक अंतिम खबर की ओर ले सकता हूं। मैं आज की तीसरी खबर की ओर बढ़ता हूं। आज की तीसरी खबर, हालांकि ये कल से शुरू है, नागपुर में शीतकालीन सत्र चल रहा है महाराष्ट्र सरकार का। हमेशा शीतकालीन सत्र नागपुर में ही होता है, और ऐसी ये पहली एक ऐसी विधानसभा है जिसके सत्र दो जगह होते हैं, एक तो नागपुर में और एक बंबई में। और चलिए मैं थोड़ा सा जनरल नॉलेज की बात पे ये दे रहा हूँ कि पहली विधानसभा है जिसके सत्र नागपुर और बंबई में होते हैं। दूसरा, पंजाब और हरियाणा दो ऐसे प्रांत हैं जिनके सत्र जो है चंडीगढ़ में होते हैं, एक ही शहर में होते हैं। ये मेरी जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। तो अभी महाराष्ट्र में चल क्या रहा है, एक नवाब मलिक साहब हैं। नवाब मलिक शरद पवार के बड़े करीब रहे हैं। अल्पसंख्यक वोटों पे उनका काफी एक प्रभाव है। समीर वानखेड़े से उनका जो विवाद था वो काफी प्रसिद्ध हुआ। काफी दोनों की रोज मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, आरोप प्रत्यारोप होते थे। वो सारी चीजें होने के बाद नवाब मलिक को भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये बोला गया कि भाई आप जो हैं, ईडी ने बोला, सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट भी है कि भाई आपका दाऊद के गुर्गों से संबंध है। शायद उन्होंने कोई एक जमीन ऐसी खरीदी थी। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं नवाब मलिक के पक्ष में खड़ा हूं, लेकिन फैक्ट क्या है कि नवाब मलिक ने जो जमीन खरीदी थी वो कभी दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदारों की थी, अभी भी वो किसी और की भी होगी। हिंदुस्तान में बहुत सारी, मैं नागपाड़ा में एक मैं दोपहर अखबार का एडिटर था, तो टेमकर स्ट्रीट है जहां पर दाऊद इब्राहिम का घर था। हम लोग रात में 12-1 बजे, अखबार तो रात में देर तक चलता है इवनिंगर, तो हम सब लोग चाय पीने जाते थे टेमकर स्ट्रीट। तो पूरी टेमकर स्ट्रीट क्या दाऊद इब्राहिम की हो गई? अब वहां कोई जो मकान खरीदेगा वो दाऊद इब्राहिम से का लेन देन का विरोधी माना जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग का उसको विरोधी माना जाएगा। उसे माना जाएगा कि दाऊद इब्राहिम से उसका संबंध है देशद्रोही से। जाहिर सी बात है, दाऊद से संबंध हो तो आप अपनी कार्रवाई करिए, लेकिन स्पष्ट तो चीजें आने दीजिए। वो दाऊद इब्राहिम की अम्मा के पैर छूने नहीं गए थे। नवाब मलिक क्या दाऊद इब्राहिम की अम्मा के पैर छूने के लिए गए थे वहां? मैं अगर बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी कि नवाज शरीफ की अम्मा के पैर छूने कौन गया था। तो ठीक है, मैं दाऊद इब्राहिम एक क्रिमिनल है, अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल है। मुझे मैं हम जैसे लोगों को उसके पक्ष में बिल्कुल उसके खिलाफ हैं, लेकिन नवाब मलिक के भी खिलाफ हो जाएं, एक राजनीतिक के ऊपर भी हो जाए, जिसको आपने पिछली फरवरी में बंद किया था और अभी पिछले महीने आपने रिहा नहीं किया, क्षमा करें, मेडिकल ग्राउंड पे जमानत मिली। वो मेडिकल ग्राउंड पे जमानत पे बाहर आए डरे हुए। मैं ये भी कह दूं कि हमारे उनके बड़े अच्छे संबंध भी हैं नवाब मलिक के। हम चूंकि बंबई में पत्रकारिता कर रहे हैं 37 वर्षों 3 दशकों से, तो यहाँ के पॉलिटिशियंस हमारे सभी दोस्त हैं। तो नवाब मलिक को उन्होंने, अब नवाब मलिक कल गए
कल गए कहाँ, नागपुर के भी विधानसभा सत्र में, कल से शुरू हुआ। अब जैसे वो गए तो अब वो कहाँ जाएंगे, अब वो तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक हैं, तो वो कहाँ पर जाएंगे, वो या तो वहां जाके विपक्ष में बैठे, यानी शरद पवार की एनसीपी में, राष्ट्रवादी कांग्रेस में बैठे। उन्होंने क्या किया, नवाब मलिक ने, अब ये गलती किया, अच्छा ये उनका निर्णय, वो विधायक है, उन्होंने वो गए और अजीत पवार के जो भी यानी पक्ष के, गवर्नमेंट के, सरकार के लोगों से उनकी वार्तालाप हुई और वो अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस के ही खेमे में बैठ गए। अब उसमें दानवे साहब हैं, अब दानवे साहब ने एक पत्र उनको व्यंग किया देवेंद्र फडणवीस पे, क्यों भाई, आपकी सरकार थी और दानवे साहब इसके अध्यक्ष रहे एनसीपी के। दानवे साहब ने कहा जब आपकी सरकार थी तो नवाब मलिक देशद्रोही थे, जब आपकी भाजपा की सरकार थी और नवाब मलिक हमारे साथ थे, तब तो आप उनको देशद्रोह का मुकदमा लगा के जेल भेज दिया, और आज आपकी सरकार है और नवाब मलिक को आप अपने बगल में बैठा लें, अब उनका कहाँ गया देशद्रोह का मुकदमा, क्या आप देशद्रोही को साथ बैठा लें। अब ये बात उनको बुरी लग गई, देवेंद्र फडणवीस को लगनी भी चाहिए, और उसके बाद उन्होंने गए और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। अब चिट्ठी लिखी, अभी चिट्ठी लिखना तक तो ठीक था, अब वो चिट्ठी प्रेस में भी लीक कर दी। प्रेस में इसलिए लीक कर दी कि उन्हें अपना पक्ष ठीक रखना है। उन्होंने अजीत पवार को चिट्ठी लिखी कि हमको नवाब मलिक के साथ नहीं दिखना चाहिए और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा है, जब तक मुकदमा है तब तक हम उन्हें सत्ता पक्ष में नहीं स्वीकार करेंगे। अब ये भयंकर द्वंद चल गया। नरेंद्र मोदी ने 3 प्रांत जीत लिए हैं और सब लोग ये समझते थे भाजपा में सब ग्लोरी ग्लोरी, पिंक क्लाउड सब हो गया, लेकिन ये क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी और अपने दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, देवेंद्र फडणवीस भाजपा और अजीत पवार एनसीपी, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर लड़ रहे हैं दोनों। और वहां पर महाराष्ट्र में, मैं वहीं से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में 48 सीटें। वैसे भी थोड़ी दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक ग्राफ भेजा है कि हम 26-11-11 पे लड़ेंगे। 26 पे भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, 11 पे अजीत पवार लड़ेंगे और 11 पे शिंदे लड़ेंगे। अब हो क्या गया, एक नाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी देवेंद्र फडणवीस का साथ दिया, यानी उन्होंने भी अजीत पवार का विरोध कर दिया, और एक नाथ शिंदे तो पहले दिन से अजीत पवार के विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अजीत पवार यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए, तो उनकी सीट को लपकने के लिए अजीत पवार एकदम तैयार बैठे हैं। तो ऐसे में एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, वो अजीत पवार के साथ तो नहीं खड़े होंगे। अब अजीत पवार को मुश्किल क्या है, अजीत पवार अपना जो है अल्पसंख्यक वोट भी बचाना चाहते हैं, जो एनसीपी का है एक्चुअली वो शरद पवार का वोट है। अब वो चाहते हैं वो वोट हमें मिले, इसलिए वो नवाब मलिक के साथ अगर कोई काम करते हैं तो जो भी 2-4 उनके मुस्लिम या अल्पसंख्यकों में उनका जो थोड़ा प्रभाव है वो भी जाने वाला। हालांकि उनका प्रभाव कहाँ कहाँ है ये भी सब चुनाव में पता चल जाएगा, क्योंकि जब मराठा अस्मिता के सवाल पर बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे सड़कों पर निकलेंगे, और किसके साथ निकलेंगे, शरद पवार के साथ, जब ये जोड़ी महाराष्ट्र की सड़कों पर घूमेगी, तब कौन कितनी सीटें लड़ाता है, कौन कितनी सीटें में क्या करता है, ये सब जो है सब सामने आ जाएगा। तो आज मैं आपको 3 प्रांतों की मैंने 3 खबरें आपको दी और बताया कि किस ढंग से नरेंद्र मोदी के लिए जो सोचा जा रहा था, 2-3 बातें सोचते हैं। नरेंद्र मोदी हैट्रिक सोचते हैं, नरेंद्र मोदी की गारंटी सोचते हैं, नरेंद्र मोदी जब हारेंगे तो विरोध शुरू होगा। मैंने ये बताने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश और राजस्थान यहाँ पर जीतकर भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ वातावरण बन चुका है, और दूसरी जगहों पर भी नरेंद्र मोदी वहाँ पर पश्चिम बंगाल में महुआ मोइत्रा 48, पश्चिम बंगाल, झारखंड और राजस्थान की लगभग 28
18, 10, 28 सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ेंगी और ज़्यादा भी छोड़ेंगी, है ना। इसके अलावा जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी एक विवाद है जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार पीछे करता जा रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।